एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल्स कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, और उसके बाद आज के टाइम पे कितने आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स कितने थे, अभी कितने हैं, पार्ट्स कितने थे, अभी कितने हैं। पार्ट्स और शेड्यूल के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है हमारे इंडिया के अंदर, देखिए 200 ईयर्स तक हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश कंपनीज़ की, ब्रिटेन की जो कंपनीज थी जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था, उन्होंने 200 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है। उसके बाद नहीं 1934 के अराउंड उस टाइम पे क्या था, कॉलोनियल रूल के अंडर था हमारी कंट्री। 1934 के अंदर MN रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, उन्होंने आइडिया दिया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके बाद 1937 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि हम इंडिया के लिए एक फ्री इंडिया के लिए, उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उस टाइम पे फ्री इंडिया की बात नहीं बोली गई थी। 1937 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि फ्री इंडिया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम किसी भी, जैसे उस टाइम पे क्या था, 1937 के टाइम पे ब्रिटिश रूल था, तो बाहर के जो भी मेंबर्स थे उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पे। तो फ्री इंडिया के लिए फ्री कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया के मेंबर्स ही उसको बनाएंगे, उसकी डिमांड की गई थी 1937 के टाइम। इस टाइम तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या ब्रिटिश रूल था जो एडमिनिस्ट्रेशन था हमारी कंट्री के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया के लिए जो फ्री कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट की गई थी 1940 के अंदर। वो कब की गई थी, जब हमारी कंट्री में क्या आया था, ऑगस्ट ऑफर। इसके बाद 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया, उसमें एक्सेप्ट करने की बात की गई, लेकिन जो डिमांड्स थी इंडियन रिवोल्यूशनरीज़ की वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी कम्प्लीटली। 1942 के अंदर जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी जो मेन मोटिव क्या था, 1942 के टाइम पे क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम पीरियड क्या था, 1939 टू 1945। तो उस टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था, उनकी डिमांड थी कि जो इंडियंस थे उनको वॉर के अंदर उतारा जाए, लेकिन जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। इसके बाद 1936 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था, उन्होंने फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत थी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनडायरेक्टली। तो वो जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। किसके द्वारा, जो प्रोविंसेस थे उनके अंदर जो पर्सन्स थे, प्रोविंशियल मेंबर्स के द्वारा, प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, इनको जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। और यही एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी और जो मोहम्मद अली जिन्ना, क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे, क्योंकि दोनों ही फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे इन दोनों का काफ़ी बड़ा रोल रहा था। ठीक है, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए। उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुई थी 13 दिसंबर 1946 के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया था। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। इसको एक्सेप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, 22 जनवरी 1947 के अंदर।
ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। आज के टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। और प्रियम्बल क्या है, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, चाहे कोई भी आप साइंस की पढ़ेंगे, हिस्ट्री की पढ़ेंगे, कॉमर्स, जो भी आप कुछ भी कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उस बुक के फर्स्ट पेज पे क्या देते हैं, उस बुक का ब्रीफ देते हैं कि इस बुक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो लिखा होता है। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्रीफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर्स थे उन्होंने, उनका जो आइडिया था वो किसके अंदर मेंशन किया गया है, प्रियम्बल के अंदर। और प्रियम्बल के अंदर फर्स्ट ही वर्ड क्या है, वी द पीपल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर किससे मिलती है, पीपल्स। पीपल यानी जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उनसे। तो जो पावर किनके पास है, पीपल्स के पास। तो प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से मिला था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और इसका आइडिया जो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम पे ऐड किया गया, उसका वैसे अगर हम पूछे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से इसका आइडिया लिया गया था, वो लिया गया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, थोड़ा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए उसकी, और एक और चीज़, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उसको प्रेजाइड करने के लिए किसी एक मेंबर को भी सिलेक्ट किया गया था। तो फर्स्ट सिलेक्ट किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थी। ये एक फ्रेंच प्रथा होती है फ्रांस के अंदर कि किसी बड़े को ही सिलेक्ट किया जाता है एज अ हेड। जैसे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर भी क्या होता है, एक उनका मुखिया चुना जाता है जो उनके ऊपर जो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, उनके काम को देखता है। उसी तरीके से जो फ्रांस के अंदर जो प्रोसेस होती है उसी को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसके हेड किनको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए बनाया गया था उन्हें। उसके बाद जो परमानेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस चला था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, और उनका टाइम पीरियड क्या था, उन्होंने 2 टर्म तक 2 बार वो प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के कॉन्टिन्यूसली। इसके बाद प्रियम्बल हमने डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, कॉन्स्टिट्यूशन जब इसके साथ में कई सारे प्रोसेस हुई। एक और चीज़, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करने से पहले कब लिया गया था, वो कब बोला गया था इसके बारे में, 26 जैन 1929 को लाहौर सेशन हुआ था इसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसे कौन प्रेजाइड कर रहे थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तब उन्होंने इसे पेश किया था। आपको पता होगा हमारी कंट्री के अंदर देखिए 2 दिन बनाए जाते हैं। एक तो रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे हम कब बनाते हैं, 26 जैन को, और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। अभी हमारी कंट्री ने क्या किए हैं, 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं इंडिपेंडेंस के। इंडिपेंडेंट कब हुआ था हमारी कंट्री, 1947, 15 अगस्त 1947 को। और रिपब्लिक डे 26 जैन को क्यों मनाया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। तो उसी टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन क्या बोला गया था कि जो INC ने लाहौर सेशन के अंदर क्या बोला था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद में था, ये था पूर्ण स्वराज। जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी वो 26 जन 1929 को लाहौर सेशन के अंदर की गई थी। तो पूर्ण स्वराज, इसीलिए जो 26 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ उस टाइम पे इम्प्लीमेंट ना करके उसको कब किया गया था, 26 जन को, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, तो 26 जन को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। 26 जन को क्या किया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया था। और 15 अगस्त को हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी ब्रिटिश रूल से। ठीक है, और ये था अबाउट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। और प्रियम्बल के अंदर माइंडसेट किसका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हो गया था।
उसके रेडी होने के टाइम पे 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ तब, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ये, उस टाइम पे आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 395, शेड्यूल्स थे 8 और जो पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो थे 22। ठीक है, अभी आज के टाइम पे देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे धीरे 1952 के अंदर फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, इलेक्शंस होने के बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट चेंज हुई, काफ़ी पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आता गया। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, प्रॉब्लम्स होती गई और भी ग्रेट, तो उनको सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सभी सिस्टम चेंज हुए थे धीरे धीरे। तो उसके टाइम के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंज किए गए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करने के बाद जो आर्टिकल्स थे आज के टाइम पे अगर हम देखें, आर्टिकल्स 450 प्लस आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो शेड्यूल्स हैं वो हैं 12, और आज के टाइम पे जो पार्ट्स हैं वो कितने हो गए हैं, 25 सॉरी। कुछ बेसिक्स आर्टिकल्स अब हम डिस्कस करेंगे। आज के टाइम पे कितने हैं, 450 प्लस आर्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए पार्ट्स से स्टार्ट कर सकते हैं हम। टोटल पार्ट्स कितने हैं अभी, 25। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके बारे में बताता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। जो यूनियन और टेरिटरीज के बारे में फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, वो आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं। ठीक है, अब देखिए दो टर्म यहाँ पे, एक तो है यूनियन, एक लिखा हुआ है टेरिटरी। यूनियन का मतलब होता है जो सेंटर होता है, सेंट्रल। ठीक है, हमारा जो इंडिया है कंप्लीटली उसके जो सभी स्टेट्स को मिला के जो सेंटर है, सेंट्रल अथॉरिटी है, वो बोला जाता है यूनियन। ठीक है, उसके अंदर क्या आते हैं, स्टेट्स आती है सिर्फ, लेकिन जो टेरिटरीज होती है, टेरिटरीज के अंदर क्या आते हैं, स्टेट्स भी आती हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, और साथ में अगर हम देखिए सिक्किम का आपको पता होगा, सिक्किम हमारी कंट्री के अंदर पुलिस के द्वारा बलपूर्वक हमारी कंट्री के अंदर उसको ऐड किया गया था 1975 के अंदर। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का उसे इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था सिक्किम को। तो कई सारे ऐसे स्टेट्स, अगर हम कभी आगे जाके या कुछ हमारे कंट्री के अंदर जो बाहर किसी कंट्री का कोई पार्ट है उसको ऐड करते हैं, या हमारी कंट्री का कोई भी एक स्टेट है उसको अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उन सब का मेंशन, उन सब को मिला के हम क्या बोलेंगे, टेरिटरी। तो यूनियन और टेरिटरी में बड़ा वर्ड क्या होगा, बड़ी टर्म क्या होगी, टेरिटरी। ठीक है, ये टेरिटरी वो टेरिटरी नहीं, यूनियन टेरिटरी बिल्कुल नहीं। यूनियन के अंदर क्या होता है, स्टेट्स होते हैं, और टेरिटरी के अंदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, और जो एक्सेशन के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर ऐड की जाती है वो सभी किसका पार्ट होंगे, टेरिटरीज का। तो ये क्या था, फर्स्ट पार्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके जो आर्टिकल 1 to 4 के अंदर क्या आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, और देखिए अगर इन आर्टिकल्स को भी देखें, जो फर्स्ट आर्टिकल है उसके बारे में उसमें क्या लिखा गया है, ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को कैसे डिफाइन किया गया है। वो क्या लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत एज इट इज़, ये लाइन लिखी गई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल के अंदर। तो जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो फर्स्ट आर्टिकल के अंदर मेंशन है। जो सेकंड आर्टिकल है उसमें क्या लिखा गया है, अगर हमारा स्टेट कभी आगे जाके बाहर किसी कंट्री की उसे हमारी कंट्री का अगर पार्ट बनाता है, तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन, जो चेंजेस होंगे वो किसके अंदर है, आर्टिकल 2 के अंदर। आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, जैसे देखिए 2014 के अंदर क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके 2 स्टेट्स बना दिए गए थे, आंध्र प्रदेश
एंड तेलंगाना। तो जो रूल्स रेगुलेशन जो प्रोसेस हुई थी वो किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 3 के अंदर। तो हमारी कंट्री के अंदर इनसाइड द कंट्री जो चेंजेस होंगे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के अंदर वो कहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 3 के अंदर। आर्टिकल 4 के अंदर क्या है, जो रूल्स रेगुलेशन होंगी इनको चेंज करने के लिए वो होगी आर्टिकल 4 के अंदर। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पार्ट सेकेंड, देखिए हमारे कंट्री के अंदर हम क्या हैं, सिटीजन्स, हमारे पास सिटीजनशिप है। कई फॉरेनर्स भी ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, वो क्या होंगे, पीपल, उनको हम सिटीजन्स नहीं बोलेंगे ना, उनके पास सिटीजनशिप नहीं है। तो जो सिटीजनशिप के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे मेंशन किया गया है, पार्ट 2 के अंदर, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, आर्टिकल 5 के अंदर क्या है, देखिए सभी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, एक बार ब्रीफ में करते हैं। सिटीजनशिप मेंशन की गई आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चंस मोस्टली इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। वो किसके बारे में है, फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली उस टाइम पे कितने थे, 7th। तो 7th था तो एक हटाया गया, तो जो एक हटाया गया वो कौन सा हटाया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें मेंशन की गई वो हटाने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसके लिए वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के लिए क्या हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1978 के अंदर। उस टाइम पे क्या था, जनता पार्टी का रूल था। ओके, इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके किस में ऐड कर दिया गया था, आर्टिकल 300A, जो कि किसके अंदर है, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और चैप्टर नंबर 4। ये चीज़ें पूछी जाती है, राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट के थ्रू उसको रिमूव किया गया, पहले किस आर्टिकल के अंदर था, आर्टिकल 31 के अंदर। रिमूव करके कहाँ पे ऐड किया गया, आर्टिकल 300A, विच पार्ट, आर्टिकल 12 के पार्ट 12 के अंदर इन द चैप्टर 4। ठीक है, तो आज के टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो फंडामेंटल राइट ना हो कि क्या बन गया अभी हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, और साथ में क्या है, लीगल राइट भी है। ऐसा ही हमने कल क्या पढ़ा था, राइट टू वोट, वो भी क्या था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट। तो 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देखेंगे हमारे। 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स में जाने से पहले आर्टिकल जो 12 है वो क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, वो आर्टिकल 12 के अंदर मेंशन की गई है। आर्टिकल 13 के अंदर क्या मेंशन किया गया है, जो लॉज या रेगुलेशंस होंगी फंडामेंटल राइट्स को लेके वो आर्टिकल 13 के अंदर मेंशन की गई है। साथ में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास है। ठीक है, हमारे जो कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, ये जो टॉपिक है, सॉरी जो ये पार्ट है जुडिशियल रिव्यू का, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये जो वर्ड जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये पावर किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए जो हमारी पार्लियामेंट कोई लॉज या रेगुलेशंस बनाती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल चेक करने के लिए जो पावर होती है हमारी कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास, उसे क्या बोलते हैं हम, जुडिशियल रिव्यू। वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 13 के अंदर। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स देखिए, जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट हमारा वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी। कहाँ पे मेंशन है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है,
इसके अंदर देखिए आर्टिकल 14 के अंदर क्या होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमने कहाँ से लिया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इस जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ का जो प्रोसीजर है, रूल ऑफ लॉ, वो हमने कहाँ से लिया है, जो ये पार्ट आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन है, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जो सभी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने लिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन जो ये पार्ट है रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन है वो लिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या होगा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 के अंदर क्या होगा, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और आर्टिकल 17 क्या होगा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो आर्टिकल 17 है वो क्या होगा, अबोलिशन, राइट टू अबोलिशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, सॉरी राइट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 के अंदर किसके बारे में बताया गया है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे कई बार क्या बोलते हैं, महाराजा रणजीत सिंह, वो बोला जाता है ना, महाराजा रणजीत सिंह, शहनशाह अकबर, तो जो ये वर्ड्स, जो नाम से पहले जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, हम टाइटल्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या लिखा गया है, अबोलिशन, क्या राइट दिया गया है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सिर्फ टाइटल्स हम दो लगा सकते हैं, कौन से, एकेडमिक, जैसे कोई डॉक्टर तो डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के आगे, तो वो क्या होगा, एकेडमिक टाइटल। और दूसरा क्या होगा, मिलिट्री टाइटल, जैसे मिलिट्री के अंदर कई सारे वो अवार्ड्स दिए जाते हैं, वॉर टाइम पे, पीस टाइम पे गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो टाइटल्स यूज़ किए जा सकते हैं। एकेडमी और मिलिट्री को छोड़ के जो और टाइटल्स हैं उनको अबॉलिश किया जाता है। ठीक है, एक राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये था राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंदर। फिर है आर्टिकल 19 to 22, ये है राइट टू फ्रीडम। इसमें जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या दिया गया है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 उसके पार्ट दिए गए हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू ट्रेड, राइट टू ट्रेवल विद इन इंडिया। ठीक है, ऐसे कई राइट्स दिए गए, 7 ऐसे राइट्स हैं जो राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल 20 क्या होता है, अगर किसी को, जैसे किसी ने कोई ऑफेंस किया या नहीं किया, अगर उन्हें पकड़ लिया जाता है, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में उन्हें लिया जाता है, तो उन्हें आर्टिकल 20 के थ्रू जो कन्विक्शन ऑफेंसेस हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 20 दिया गया हमें, ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल 20। एक और चीज़, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो राइट टू प्रेस है, देखिए प्रेस का क्या मतलब होगा, प्रेस क्या बोला जाता है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या, प्रेस का काम क्या होता है, जो आम आदमी है उसकी आवाज़ को उठाना। ठीक है, तो
प्रेस का क्या काम होगा, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक रिप्रेजेंट करता है वो। तो राइट टू जो प्रेस है वो आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। आप देखेंगे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, राइट टू लाइफ। देखिए आर्टिकल 21 जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू, जैसे आपने सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है एजेंसी, एक NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो नेचर के लिए, जैसे एयर पोल्यूशन होता है या एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी पोल्यूशन होता है, उन चीज़ों को देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेट्यूटरी यानी कि जिसे लॉ पास करके बनाया गया है 2010 के अंदर, ठीक है। ये किसको फॉलो करती है, नेचुरल जस्टिस को। तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, वो जो NGT का जो आइडिया है वो किस आर्टिकल से लिया गया है, आर्टिकल 21 से। तो राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। साथ में राइट टू मैरिज, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है। राइट टू गेट फॉरगेटन, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये लास्ट ईयर, राइट टू बी फॉरगॉटन। देखिए राइट टू फॉरगॉटन क्या होता है, कभी जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है, 10 साल पहले उसने कोई क्राइम किया, उसे उसकी सज़ा हो गई, उसका टाइम जो सज़ा थी उसने वो काट ली, फिर उसके बाद अगर उसके साथ फिर से वही कोई बोले उसे फिर से जेल में डालने के लिए या उसे सज़ा फिर से देने के लिए, तो उसका वो राइट है कि जो उसने क्राइम किया था उसने उसके लिए सज़ा काट ली है, दोबारा उसे उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो वो हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन। वो कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 21 के अंदर। साथ में आर्टिकल 21 के अंदर क्या हमारा, राइट टू प्राइवेसी। जो राइट टू प्राइवेसी है ये कब बना था हमारा फंडामेंटल राइट, एक जजमेंट थी 2017 के अंदर। कौन सी जजमेंट थी, केएस पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी तब हमारा क्या बना था, प्राइवेसी का राइट एक फंडामेंटल राइट बना था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार जो पेपर्स उनके अंदर पूछा गया है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, आर्टिकल 21 के अंदर। और ये हमने कहाँ से लिया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही एक क्वेश्चंस बनते हैं हमारे डायरेक्ट। और आर्टिकल 22 के अंदर क्या है, अगर किसी को, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है या उस किसी के खिलाफ अगर कोई FIR हुई है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है, तो हमारा राइट, हम उससे पूछ सकते हैं कि हमें किस लिए पकड़ा जा रहा है, ठीक है। और उन्हें प्रोटेक्शन की भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वो आर्टिकल कहाँ पे, वो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, आर्टिकल 22 के अंदर। तो ये क्या थे हमारे राइट टू फ्रीडम, कहाँ पे मेंशन किए गए थे, आर्टिकल 19 से 22 तक। ये क्या था हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट। थर्ड फंडामेंटल राइट क्या है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर। आर्टिकल 23 के अंदर क्या गया है, अबॉलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कैसी फोर्स्ड ह्यूमन लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर। ये कहाँ पे मेंशन, आर्टिकल 23 के अंदर। और आर्टिकल 24 के अंदर क्या मेंशन किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज। जो बच्चों को, जैसे आपने सुना होगा बंधुआ, पहले क्या किया जाता था, बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, ठीक है। तो वो फंडामेंटल राइट का अबोलिशन होता है, वो कहाँ पे मेंशन किया गया हमारा, आर्टिकल 24 के अंदर। 23 के अंदर क्या है, राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और जो चाइल्ड से रिलेटेड है वो कहाँ पे, आर्टिकल 24 के अंदर। देखिए आपने कई बार देखा होगा जो ढाबे होते हैं उन पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है। तो
उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि देखिए फैक्ट्री जो फंडामेंटल राइट क्या दिया गया है, वैसे क्या बोला जाता है कि जो 14 साल से नीचे जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें फोर्स लेबर के अंदर नहीं डाला जा सकता। लेकिन किस में नहीं डाला जा सकता उन्हें? जैसे हमारे घर में हम छोटे जो बच्चे होते हैं वो थोड़ी हेल्प करते हैं, वो एक लेबर का काम नहीं होता, ठीक है। तो हजार्डस जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें काम करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है? रोका जाता है, ठीक है। वो ब्रीच करता है हमारे फंडामेंटल राइट को। साफ साफ मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो प्रोटेक्शन होती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, हजार्डस केमिकल की जो फैक्ट्रीज होती है, कोई और फैक्ट्रीज होती हैं ऐसी, उनमें काम करने के लिए उन्हें रोका जाता है। तो वो कहाँ पे मेंशन आर्टिकल 24 के अंदर। तो ये क्या था हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू रिलीजन। ये कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? 25 to 28। आर्टिकल 25 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि हम अपना कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं, या प्रोफेशन ऑफ एनी रिलीजन, जो हमारा प्रोफेशन ऑफ एंड कंसाइंस ऑफ रिलीजन। 26 के अंदर क्या होगा? जो हमारे रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करना। 27 के अंदर क्या होगा कि जो जैसे मदरसाज होते हैं, कई ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे जो स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो टैक्स नहीं ले सकता है, ठीक है। उन्हें टैक्स से अलग रखा जाता है। आर्टिकल 28 के अंदर क्या मेंशन किया गया है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या दे सकता है? रिलीजियस आर्टिकल 28 क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हमारे कंट्री के अंदर क्या बोला जाता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें रिलीजन और जो स्टेट है एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोनों क्या होते हैं? सेपरेट एंटिटी हैं। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर रिलीजन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ मिल के काम करता है। आपने सुना होगा हज की यात्रा होती है या जो अमरनाथ की यात्रा होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटीज़ का काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को। तो हमारी कंट्री के अंदर जो रिलीजन को फ्रेंड बोला जाता है किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है रिलीजियस जो हेल्प प्रोवाइड करता है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है? आर्टिकल 28 के अंदर। ये थे हमारे राइट टू रिलीजन। नेक्स्ट हमारा है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर मेंशन किया गया है। आर्टिकल 29 के अंदर क्या है? ये हमारे जो 29 to 30 हैं वो क्या मेंशन किए गए हैं? अबाउट माइनॉरिटीज़। हमने कल भी डिस्कस किया था हमारी कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ये वर्ड माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं वो 2 टाइप की बोली गई हैं। एक तो होता है लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर, एंड द सेकेंड वन इज़ रिलीजियस, ठीक है। तो इन दो माइनॉरिटीज़ को माना जाता है। तो इन दोनों को एजुकेशनल और कल्चरल राइट कहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं? आर्टिकल 30 के अंदर। ये अपना इंस्टीट्यूशन अपना जैसे मदरसा जो खोले जाते हैं वो आर्टिकल उन्हें प्रोटेक्शन आर्टिकल 30 के अंदर दी जाती है। और जो सभी और माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 29 के अंदर। तो ये है हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आज सॉरी 5th था ये हमारा। जो लास्ट वन है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो है वो कहाँ मेंशन किया गया? आर्टिकल 32 के अंदर। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जो क्या भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था,
उनके क्या थे, हेड थे, चेयरमैन थे। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है, अगर उन्हें ब्रीच किया जाता है फ्रॉम द स्टेट या कोई भी इंटिटी है, उन्हें हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन करते हैं तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट के अंदर जाने की जो पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, वो होती है हमारे आर्टिकल 226 के अंदर। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जो पावर होती है वो ज़्यादा किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास। क्योंकि देखिए, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच होगा तभी हम डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट हो या लीगल राइट हो, दोनों का इनमें से अगर किसी का भी हनन होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जो पावर होती है ज़्यादा किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, तो ये था हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन आर्टिकल 32, जिसे क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या थे हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो कहाँ पे मेंशन थे, पार्ट 3 के अंदर। पार्ट जो 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्या बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है, DPSP, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, और जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया था, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे पास हुआ था इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वेलफेयर स्टेट का आइडिया कहाँ से लिया गया था, DPSP के अंदर। वैसे DPSP जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कहाँ से ऐड किए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और जो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर DPSP है वो कहाँ से लिए गए थे, स्पेन से। तो जो DPSP है पार्ट 4 के अंदर हैं, और आर्टिकल किसके अंदर मेंशन किए गए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, फिर आता है हमारा पार्ट 4 4A। पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल जो है 51A ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड नहीं था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 के अंदर ऐड किया गया था, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, किसकी ड्यूटीज़ हैं ये, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ हैं। और जो DPSP थी उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, DPSP क्या थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर क्या गया है, जो स्टेट्स को एक आइडिया मिलता है कि हमें सिटीजन्स के लिए हमारी जो पॉलिसीज़ होंगी वो कैसी फॉर्मेशन होगी, तो स्टेट को आइडिया मिलता है DPSP से। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको राइट है अगेंस्ट लेजिस्लेचर। ठीक है, एक और चीज़ हम देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट के अंदर जो आर्टिकल देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक थे, आर्टिकल 12 to 35। तो इन आर्टिकल्स में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ हमारे इंडिया के सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और जो उसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं, जो बाकी आर्टिकल्स होंगे वो सभी को, इंडियन सिटीजन्स को भी और जो फॉरेनर्स हैं उन्हें भी दिए जाते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स जो सिर्फ इंडियंस को के लिए हैं वो कौन कौन से, इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30। तो जो ये आर्टिकल 15 क्या था, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या था, राइट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 29 एंड 30 क्या था, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट फॉर द माइनॉरिटीज़। कौन सी एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो ये किन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, टू द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, और
हम कहाँ पे डीपीएस देखिए, डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जो आपने सुना होगा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ जो ऐड की गई थी, उसका आइडिया कहाँ से लिया गया था? आर्टिकल जो 40 है, इसमें क्या बोला गया है? विलेज पंचायत्स, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? गांधीयन प्रिंसिपल। डीपीएसपीज को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल। तो जो आर्टिकल 40 है वो किसका पार्ट है? गांधीयन प्रिंसिपल का, और जो क्या रिप्रेजेंट करता है? विलेज पंचायत्स को। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल मेंशन है वो आर्टिकल 51। इसके अलावा जो जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो जुडिशरी है हमारी और जो एग्जीक्यूटिव है, उन दोनों की पावर्स को सेपरेट रखने का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल किसमें मेंशन किया गया? ये आर्टिकल 50 के अंदर। ठीक है, ये कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के, बाकी हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है? कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग है थोड़ा वो डिस्कस किया है, फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए हैं, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, स्टेट्स एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब डिस्कस किया। किस किस पार्ट्स के अंदर है वो डिस्कस किया हमने। बाकी जो पार्ट्स हैं हमने कितने डिस्कस किए आज? पार्ट 4A तक डिस्कस किए हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। जो पार्ट्स हैं, जो स्केड्यूल्स हैं वो कितने हैं हमारे? 12। उस स्केड्यूल के अंदर जो एक चीज़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो स्केड्यूल 8 है वो किसके बारे में है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। थोड़ा सा देखेंगे ये भी। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी 14। आज के टाइम पे कितनी है? 22। तो उन्हें क्या किया गया? अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। कौन से अमेंडमेंट हुए थे? एक हुआ था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1971 के अंदर। उस टाइम पे इसमें ऐड की गई थी लैंग्वेज सिंधी। फिर हुआ था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस 1992 के अंदर, उसमें ऐड की गई थी कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, 3 लैंग्वेजेस। इसके बाद हुआ था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर। ठीक है, और फिर क्या हुआ था? सॉरी 2002 नहीं, 2003 के अंदर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर। इसमें कौन सी ऐड की गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS हम याद कर सकते थे। ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। ठीक है, तो तब कितनी बन गई थी? 1 3 ये 4 + 4 8। तो जो 8 लैंग्वेजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई टाइम टू टाइम। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए एक और अमेंडमेंट हुआ था, एक सेकेंड, 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट इन 2011 के अंदर। उसमें क्या किया था? ओडिया जो लैंग्वेज है उसका नाम चेंज करके क्या किया गया था? ओडिया। ठीक है, ओडिया हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ओरिजिनली उसका पार्ट थी, लेकिन सिर्फ उसका नाम चेंज किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर। ठीक है, ये क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो स्केड्यूल 8 के अंदर मेंशन है, और जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा है इनके लिए? पार्ट 18 नहीं, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए पार्ट कौन सा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 17। ठीक है,
और एक और चीज़ देखते हैं इसके अलावा लैंग्वेजेस से रिलेटेड। ये थी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। अभी हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेज हमारे कंट्री की कितनी है? 6 हैं। फर्स्ट है जिसे क्लासिकल स्टेटस दिया गया तमिल इन द ईयर 2004। देन संस्कृत in 2005, then Telugu 2008, Kannada also in 2008, then Malayalam in 2013 and Odia 2014। तो ये 6 हमारे क्या है? क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तमिल कहाँ पे बोली जाती है? तमिलनाडु के अंदर। संस्कृत, अभी संस्कृत इंडिया के अंदर कुछ ही ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। केरला के अंदर एक गांव है जहाँ पे कम्प्लीटली संस्कृत ही बोली जाती है वहाँ पे। तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है? आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर। कन्नड़ा कर्नाटका के अंदर। मलयालम केरला के अंदर। ओडिया इन ओडिशा। तो ये क्या थी? हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। तो आज हमने कुछ ऐसे इंडियन पॉलिटी के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है और क्लासिकल लैंग्वेजेस उनको डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना एंड कमेंट करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।